ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कि मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट अगर कोई बिल्डिंग बनाना है आपको, ठीक है, तो आपको एक सिर्फ बिल्डिंग बनाने का एक ओवरव्यू मिला है कि ठीक है एक बिल्डिंग आपको बनाना है। तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी। सबसे पहले आपके पास बालू होनी चाहिए, मोरम, सीमेंट, छड़, ईंट, ये एक बेसिक तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए। फिर साथ में क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कारीगर होना चाहिए, मिस्त्री होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास जो उसको ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके लिए आपको इंजीनियर होने चाहिए, ये सुपरवाइज़र होने चाहिए जो उस वर्क को कंटिन्यूअस देखें, ठीक है। तो सिंपल से एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि आप जो वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, उस वर्क को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उन सब की सिर्फ और सिर्फ आप एक रिक्वायरमेंट यूज कर लोगे। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की मैं बात करूं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मोरम, ईंट, सीमेंट, छड़, गिट्टी, ये सीमेंट और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, अगर कहीं की आप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, वायर, क्लैम्प, स्विच बोर्ड, फैन, लाइट, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कॉस्टिंग का मतलब होता है आपने जितने भी मटेरियल की एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ मुझे ये ज़रूरत चाहिए मटेरियल की, ठीक है। अब मटेरियल की कुछ तो कॉस्ट होगी ना, ठीक है। जैसे सीमेंट ले रहे हो उसकी एक कॉस्ट होगी, छड़ ले रहे हो उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ, आप वायर ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट होगी, फ़ैन कौन सा यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट होगी। तो आपने जितने मटेरियल को यूज कर रहे हो उसकी एक कॉस्ट निकाल लोगे, ठीक है, कि हाँ बल्ब 20 रुपए का है या फ़ैन तुम्हारा 650 रुपये का है। तो आपने जब उसकी कॉस्ट निकाल लिया तो वही तुम्हारा कहलाएगा कॉस्टिंग, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि तुम्हें वास्तव में क्या मटेरियल लगाना है, पहले तो वो पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ उन मटेरियल की कॉस्ट क्या है, ठीक है, तभी तुम उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीटली इकोनॉमिकली तरीके से कर पाओगे। इसलिए एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। पहला उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे। ब्लूप्रिंट का मतलब सिंपल से आपको क्या क्या चीज़ें लगनी है या कहाँ कहाँ लगनी है, ठीक है, आप उसका एक रूपरेखा तैयार कर लोगे। फिर दूसरा क्या है, जो भी प्रोजेक्ट में लगने वाले सामग्री के स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी और रेट का अंदाज़ा लगा लोगे कि जो भी तुम प्रोजेक्ट यूज बनाने जा रहे हो उसमें जो जो मटेरियल लगेंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटी कितने लगेगी, उसके रेट क्या होंगे, उनके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे। फिर लास्ट में इस्तेमाल करोगे उनकी एक एसेंशियल कॉस्ट निर्धारित करोगे जिसमें कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा, कॉस्ट ऑफ लेबर या अन्य जो चार्ज, जैसे कि बताया हूँ कि जो भी सुपरवाइज़र होगा या कोई भी होगा उसके चार्ज लगेंगे, ठीक है। अब एसेंशियल फॉर ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए तुम्हें क्या क्या एसेंशियल ज़रूरत रहती है। तो पहला है तुम्हारा इंस्टॉलेशन मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, कि जो भी उस प्रोजेक्ट में मटेरियल लगेगा, ठीक है, पहले तो उसकी जानकारी हो जाए और फिर देयर और उसका उपयोग कहाँ पे होगा, उसका यूज कहाँ हो। सपोज दैट बल्ब लगा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि बल्ब का यूज तुम कहाँ करोगे, किस लिए करोगे। फ़ैन लगा रहे हो तो फ़ैन का यूज तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी मटेरियल तुम लगा रहे हो
उसका तुम्हें पूरी तरह से यूज पता होना चाहिए। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल, तो जो भी मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हाँ बल्ब लगा रहे हो तो ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, ये 40 वाट का है, ठीक है। या वायर लगा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये 1.5 mm का है, ये 1 mm का है, ये 2.5 mm का लिए है, जो कि तुम्हारी पावर के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट रेट ऑफ मटेरियल, उसकी मटेरियल की मार्केट में वैल्यू क्या है, ठीक है। कि कई प्रकार के जैसे मटेरियल आते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लूँ तो जैसे तुम्हारा सीमेंट ही है, ठीक है, वो तुम्हारी बिरला की भी आती है, प्रिज्म की भी आती है, अल्ट्राटेक भी आती है, बहुत सारी मटेरियल आती हैं। तो उन सब की मार्केट में वैल्यू क्या क्या है, कहाँ पे हर एक लोकेशन के अकॉर्डिंग मटेरियल की कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जब तुम्हें मटेरियल, इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए फैक्टर रहता है तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ परचेजिंग सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि परचेजिंग सिस्टम तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट को बहुत ही प्रभावित करता है। अगर तुम्हारा परचेजिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो तुम पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हो या इकोनॉमिकल बना सकते हो। तो परचेजिंग सिस्टम में तुम्हारे आते हैं टेंडर निकालते हो, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर कहीं भी परचेजिंग सिस्टम अगर करना रहता है तो सबसे ज़्यादा यूज तुम टेंडर का ही करते हो। इसके बाद फिर तुम कोटेशन का यूज करते हो, रिक्विजिशन का यूज करते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और परचेज ऑर्डर का यूज कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद आकस्मिक व्यय क्या होते हैं, ठीक है। आकस्मिक व्यय होते हैं तुम्हारा, ठीक है, तो आकस्मिक व्यय होते हैं कि जिनका तुम्हें एनालिसिस नहीं कर पाते हो, बट वो किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए लगती हैं। उनको कहते हैं कॉन्टिजीनियस तुम्हारे खर्चे। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई लेबर है, ठीक है, तो लेबर को लाने ले जाने का जो तुम खर्चा देना पड़ेगा, या उसको जो ब्रेकफास्ट कराओगे, या कभी कभी आप उसको पानी पीने के लिए दोगे, कुछ भी, तो वो सारे खर्चे तुम्हारे ऊपर ही तुम आएंगे, ठीक है। तो वो सारे खर्चे तुम्हें ही बेयर करने पड़ेंगे, जो कि प्रोजेक्ट में ही लगेगा। तो उसको मान लिया जाता है कि जो तुम्हारा मटेरियल की कॉस्ट है और तुम्हारी जो लेबर की कॉस्ट है उसका 3 से 5% तक इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है। फिर ओवरहेड चार्जेस होते हैं। ओवरहेड चार्जेस जैसे कि तुम्हारा बिजली का बिल, पानी, जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका हिसाब होता है, या टूट जाता है, ठीक है, तो अगर मशीन टूट जाएगा तो उसको फिर रिप्लेस करोगे, तो वो सारे तुम्हारे व्यय आएंगे। या प्रशासनिक व्यय हो गए, कोई भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, या वहाँ से कोई कागज़ लाना हो गया, या फ़ोटोकॉपी करानी हो गई उन सब की, तो उन सबको ओवरहेड चार्जेस में रखा जाता है, जो कि 10 से 15% मटेरियल और लेबर कॉस्ट के का ले लिया जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा सुपरविज़न चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा सुपरविज़न चार्जेस क्या होते हैं, जो भी किसी प्रोजेक्ट को लगा रहे हो तो तुम्हें एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि तुम्हारे काम को देखता रहे कि हाँ तुम्हारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके जो चार्जेस होंगे, या उसको सैलरी दोगे, या उसके भत्ते दोगे, ये सब तुम्हारे सुपरविज़न चार्जेस में आ जाएंगे। जैसे कि ए रखे जाते हैं, या तुम्हारे जूनियर इंजीनियर जेई रखे जाते हैं, या टेक्नीशियन वाले रखे जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को काम कराने के लिए। तो उनका जो खर्चा है तो तुम्हें ही तो देना पड़ेगा, तुम प्रोजेक्ट काम करवा रहे हो, ठीक है। तो वो भी तुम 10 से 15% तुम मटेरियल और लेबर चार्ज का, और तुम आकस्मिक व्यय या ओवरहेड चार्ज का, इन सब का 10 से 15% इसको ले लेते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, ये सम होता है तुम्हारा मटेरियल, जो तुमने मटेरियल लगा रहे हैं उसका कॉस्ट, जो लेबर लग रहे हैं, ठीक है, उनका जो चार्जेस हुआ, प्लस सुपरविजन चार्जेस, ओवरहेड चार्ज,
मतलब जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, वो तुम्हारे हो गए प्रोडक्शन चार्ज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रॉफिट। अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी वर्क को कर रहे हो तो अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम वर्क क्यों करोगे? कोई भी कंपनी अगर कोई भी काम करती है, सब कोई पुल बनाती है या कोई सड़क बनाती है कोई कंपनी, तो अगर प्रॉफिट नहीं रहेगा तो सड़क क्यों बनाएगी? तो वो अपना कुछ प्रॉफिट उसमें टोटल अमाउंट में प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ेगी, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 20 से 25% होता है। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? तुम्हारे प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट कॉस्ट का सम तुम्हारा हो जाता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट सर्वे की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारा मार्केट सर्वे की। मार्केट सर्वे का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट तुम स्टार्ट करने वाले हो, सपोज दैट कोई बिल्डिंग ही बनाने वाले हो, ठीक है, तो उसकी जो मटेरियल है, ठीक है, जो जो लगेगा उसके लिए मटेरियल, ठीक है, सीमेंट, छड़, ईंट, इन सब की मार्केट में वैल्यू पता करोगे कि कौन सा सेलर तुम्हें कौन सा मटेरियल कितने प्राइस में दे रहा है। उन सब की तुम एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करोगे ना, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ आपको अच्छा सामान और सुटेबल प्राइस में या कम प्राइस में मिलेगा, वहाँ से ही आप परचेज करोगे सामान को। तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स है बाजार भ्रमण कर, कि आप मार्केट में किसी अपने एम्प्लॉयज़ को भेजोगे, वो पर्टिकुलर दुकान में, शॉप में या सेलर के पास जाएगा और उससे उस मटेरियल की प्राइस को लेगा, ठीक है। इस तरह वो कई लोगों के पास जाएगा और बाज़ार का रेट पता करेगा। पहला है जो हम लोग मैक्सिमम एक नॉर्मल लेवल पर करते हैं जब छोटा हमारे पास प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है। और बाई, इसके बाद दूसरा है बाई कोटेशन के द्वारा। कोटेशन का मतलब हो गया कि कोई एक फर्म है, कोई कंपनी है, ठीक है, अब आपको वहाँ से एक बल्क मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ प्रोडक्ट उठाने हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ, सपोज दैट आपको एक सीमेंट उठानी है, ठीक है, तो आप एक रिक्वेस्ट या कोटेशन भेजोगे बिरला वाले के पास, एक कोटेशन भेज दोगे अल्ट्राटेक वालों के पास, एक कोटेशन भेज दोगे जेपी के पास कि मुझे 500 बोरी या 5000 बोरी की सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप अपना रेट को क्लेरिफाई करिए, तो अपना रेट आपको भेजेंगे कि ठीक है मुझे इतना आपको रेट पड़ेगा। तो फिर आपको जो रेट मिलेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्राइस सूटेबल लगेगा आप वहाँ से परचेज करोगे, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कोटेशन। कैटलॉग का मतलब हो गया सिंपल से कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी एक प्राइस लिस्ट निकालता है कि हाँ मेरे यहाँ का जो एलईडी बल्ब है, जैसे सूर्या ने अपना निकाला कि सूर्या का एलईडी बल्ब आपको पड़ेगा 48 रुपये में, एवररेडी का बल्ब 50 रुपये में, ठीक है। तो मतलब ये सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट की, जैसे एंकर ही है, ठीक है, एंकर स्विच भी बनाता है, एमसीबी भी बनाता है, और भी इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब कुछ बनाता है। तो उसने एक बुक निकाल दी या एक पेज निकाल दिया जिसमें उसने कई सारी अपने प्राइस लिस्ट को रखा हुआ है कि हाँ मेरे यहाँ की वायर जो 1 mm है उसका रेट ये इतना है, 1.5 का रेट इतना है। तो इसको बोल देते हैं कैटलॉग। मतलब एक बुक होती है जिसमें उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट के प्राइस लिस्ट लिखे होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर प्राइस लिस्ट द्वारा, ये भी एक हिसाब से कैटलॉग की ही द्वारा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर एक प्राइस लिस्ट अपना दिखाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइस लिस्ट की, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर होता है या विक्रेता होता है,
ठीक है, अपने सामान की एक सेलिंग प्राइस बनाता है। तो उसका एक देखो, ये प्रोफार्मा मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है। फर्म का नाम कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। सपोज दैट तुमने डाल दिया सूर्या, ठीक है, कंपनी सूर्या वायर बना रही है, स्विच बना रही है, बल्ब बना रही है, ठीक है, या तुम्हारा ट्यूबलाइट बना रही है, ठीक है, उनकी दर लिख दिया कितना कितना है, ठीक है, और यहाँ पे उसका रेट लिख लिया है। तो तुम लोगों को प्राइस लिस्ट का ये प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा। इसके बाद फिर कुछ नोट्स लिखते हैं कि यह सूची दिनांक 1/1/2020 से लागू रहेगी, आपको वैट अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, थोक विक्रेताओं के लिए 10% छूट दी जाएगी, या इसमें लोडिंग का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया प्राइस लिस्ट। और एक होता है तुम्हारा नेट प्राइस। नेट प्राइस में क्या होता है, ये प्राइस लिस्ट की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, आरडीडी को जब ऐड कर दिया जाता है वो तुम्हारा जो प्रोडक्ट का प्राइस बनता है वो तुम्हारा नेट प्राइस कहलाता है, ठीक है। ठीक है, देखो अभी तक तुमने मटेरियल पढ़ा कि भाई तुम लोगों को जो जो मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसको तुमने कवर किया। इसके बाद फिर आ जाता है तुम्हारा लेबर कॉस्ट, कि किसी भी प्रोजेक्ट को वर्क कंप्लीट कराने के लिए लेबर बहुत ही मस्ट होते हैं। तो लेबर भी तुम्हारे दो प्रकार के इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कराने के लिए, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर का मतलब ये हो गया कि वो लोग जो कि वर्क के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगे रहते हैं, ठीक है, और इनकी कॉस्ट को तुम अपने टोटल कॉस्ट में ऐड करते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है कि वो लेबर जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आए और उनको आप उनका जो भी वेजेस है वो दिए और उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिए, ठीक है, मतलब सिर्फ किसी वर्क के लिए वो आएंगे, ठीक है, वो पूरा शुरुआत से लेकर वर्क स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे कि वायरिंग करनी है, ठीक है, तो वायरिंग करने के लिए या कोई भी आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कि ठीक है, आपको कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो किसी बिल्डिंग में आपको होल करवाना, तो आपने 2-3 लेबर को किसी 1 या 2 दिन के लिए बुला लिया, इसके बाद उनका वेजेस दिया और उसके बाद उनको कह दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब लेबरों को भी का एक प्रारूप होता है, ठीक है, कि उनके देखो ये प्रारूप को दिखाया गया है कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, ठीक है। फिर उनके रेट को डिसाइड किया गया है कि शहरों में उनका रेट क्या होगा, छोटे शहरों में क्या होगा, ठीक है, मतलब ब्लॉक या कस्बों में क्या होगा, ठीक है, अन्य जगह का मतलब जो रूरल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या गाँव में काम कर रहे हैं उन लेबरों का रेट क्या होगा। तो हर जगह एक लेबरों का रेट अलग अलग होता है। जो दिल्ली में लेबर काम करेंगे उनका रेट अलग रहेगा, जो मुंबई में काम करेंगे उनका रेट अलग रहेगा, जो गांव में काम करेंगे उनका रेट अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। अब तुम्हारे पास जो भी मटेरियल लगेगा, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल लगना है, ठीक है, उसकी हम बात करें। यहाँ पे इसका एक प्रारूप बना हुआ है, इसमें तुमने रखा है जो भी मटेरियल लग रहा है उसका नाम लिख दोगे, आवश्यक मात्रा क्या क्या लगेगी, उसका मूल कितना है पर पीस के हिसाब से, ठीक है, टोटल मूल कितना हो गया, और यहाँ पे रहेगा उसका रिमार्क या टिप्पणी की उसका कोई एक स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे ये लिख सकते हो। अब एस्टिमेटिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, तो देखो एस्टिमेटिंग में कॉस्ट में सबसे पहला तो तुम्हें लगता है मटेरियल, हमेशा याद रखना, दूसरा लेबर, ठीक है, तो एक तुम्हारा मटेरियल का कॉस्ट हो गया और एक तुम्हारा लेबर कॉस्ट हो गया।
फिर इसके बाद कुछ आकस्मिक व्यय जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता बट वो वर्क में लगते हैं, जैसे लेबरों को ब्रेकफास्ट या उनको कहीं पे ट्रेवल करने के लिए आपको जो पैसा वैसा खर्च करना पड़ता है या लाने ले जाने के लिए, ठीक है, वो तुम्हारे मटेरियल और लेबर कॉस्ट का 5% लोगे। फिर तुम्हारा ओवरहेड चार्जेस, ठीक है, कि मशीन कोई ख़राब हो गई उसको रिप्लेस कराने का चार्जेस, वो 11% लोगे। फिर इसके बाद सुपरविज़न चार्ज तुम्हारे इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का, ठीक है, इन सब का 1 से लेकर जो 4 तक चार्जेस हैं उनका 10% लोगे। फिर तुम्हारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इस टोटल कॉस्ट में तुम 20% या 25% अपना प्रॉफिट जोड़ लोगे तो टोटल मूल निकल आएगा।